हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हमेशा की तरह आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, एक नया वीडियो होने वाला है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि होने वाला है हब मोटर वर्सेस मिड ड्राइव मोटर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूअर्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स के सवाल आते हैं, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है ईवी कन्वर्जन किट के लिए, डीआईवाई प्रोजेक्ट के लिए या फिर नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कि भाई हम मोटर पे जाएं या मिड ड्राइव मोटर पे जाएं। हालांकि ये सभी आप लोगों को पता है कि मैं मिड ड्राइव मोटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम मोटर को उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं इसके कुछ आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। लेकिन आप ये ना सोचें कि काफ़ी थ्योरेटिकल बात होने वाली है, जो बेसिक चीज़ें वही पता चलने वाली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस हम लोगों ने फील किया है, क्या हमारी फाइंडिंग है कि जिसकी वजह से हम लोगों को मिड ड्राइव मोटर ज़्यादा बेटर लगती है और हब मोटर उतनी अच्छी नहीं लगती, उतना पसंद हम लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा रीज़न भी बताऊंगा जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा या शायद हो सकता है मिस किया हो, कि आप लोगों ने देखा होगा कि टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर में आप लोग ये पाएंगे कि 2 या 3 किलोवाट के ऊपर कहीं भी आपको हम मोटर लगी हुई नहीं दिखती है। ज़्यादा से ज़्यादा टू व्हीलर वाले क्लेम करते हैं हम मोटर या फिर 3 किलोवाट क्लेम करते हैं, तो 3 किलोवाट पीक पावर पे हम मोटर को क्लेम करते हैं। यानी कि हाई पावर की मोटर का यूज़ हाई पावर की हम मोटर का यूज़ टू व्हीलर में काफ़ी ज़्यादा कम किया जाता है। उसका भी की रीज़न बताऊंगा कि क्यों टेक्निकली हम लोग ज़्यादा पावर की हब मोटर का यूज़ टू व्हीलर में नहीं कर सकते या हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हम मोटर और मिड ड्राइव मोटर के डिफरेंस के बारे में, और जानते हैं कि क्यों मिड ड्राइव मोटर ही बेस्ट होती है जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो सबसे पहले जिन बेसिक टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस की, उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आने वाला है हमारे जो डिफरेंस हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं मिड ड्राइव वर्सेस हब मोटर। ये हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक हो गया है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे हम लोग कवर बात करेंगे, सबसे पहले होने वाला है परफॉर्मेंस। इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्मेंस डिफरेंस आता है। परफॉर्मेंस डिफरेंस जिसमें कि हम लोग बात करेंगे स्पीड की, हम लोग बात करेंगे टॉर्क की, हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन की। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होता है ड्राइव कंफर्ट, व्हीकल की ड्राइव कंफर्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव हैंडलिंग, व्हीकल हैंडलिंग भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिडरेशन के लिए। थर्ड पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फिटमेंट का या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है ड्यूरेबिलिटी, या फिर इसको हम लोग कर देते हैं प्रोडक्ट लाइफ। फिफ्थ पॉइंट हमारा होने वाला है मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लस सर्विसिंग। और सिक्स पॉइंट होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन कॉस्ट। अब ये हम लोग जितने भी पॉइंट है ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है दोनों के परफॉर्मेंस को। उसके बारे में इन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे, वन बाय वन क्लियर करेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सी बेटर है, और उसके बाद अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्पीड, टॉर्क और एक्सेलरेशन की, और अभी इन सभी पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं। इसके ऊपर वन बाय वन चलेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं इस 2 पॉइंट को एक साथ करेंगे इस हम लोग परफॉर्मेंस, और दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइव कंफर्ट और हैंडलिंग, व्हीकल हैंडलिंग। देखिए दोस्तों, इन सभी पॉइंट को समझने के लिए पहले हम लोगों को एक मिड ड्राइव बेस्ड व्हीकल और एक हब मोटर बेस्ड व्हीकल के बेसिक कंस्ट्रक्शन डिफरेंस को समझना पड़ेगा। हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर के बीच को डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम की मदद लेते हैं, एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया है व्हील, हो गया है, ये हमारे शॉकअप्स आ गए हैं। इस तरह से ये रियल व्हील है, ये हमारे शॉकअप्स आ गए हैं, और यहाँ से हमारा फिर बॉडी का डिज़ाइन चालू होता है। कुछ इस तरह से हमारी बॉडी आती है शॉकअप से होती हुई, और इस तरह से कुछ सीट रहती है जिसपे हम लोग बैठते हैं। ये हमारा हैंडल हो गया है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये इस तरह से कुछ बेसिक डिज़ाइन रहता है। तो देखिए, आपके इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे आप, तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले शॉकअप हो गया है, जो कि आपकी बॉडी के शॉक को एग्जर्व करता है, आपको ड्राइव कंफर्ट देता है। और उसके बाद अब मिड ड्राइव मोटर की बात करें तो यहाँ कहीं हमारी मिड ड्राइव मोटर आ जाती है। यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन लग जाता है, और यहाँ पर एक ट्रांसमिशन में टायर रहता है, टायर में ट्रांसमिशन लगता है, जो कि चेन या बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो देखिए, ये मिड ड्राइव का वर्किंग प्रिंसिपल है कि मोटर के बाद पुली या स्प्रोकेट, उसके बाद बेल्ट या चेन, फिर व्हील पे जाता है मोटर से ट्रांसमिशन ड्राइव, जो कि व्हील की पुली या फिर स्प्रोकेट को चलाता है और आपका व्हील रोटेट होता है। देखिए, ये एक मिड ड्राइव का है। तो यहाँ पर आपके साथ मिड ड्राइव में बेनिफिट क्या होता है, जब आपकी मोटर की जो पोजीशन है आप अपने हिसाब से इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपकी व्हीकल की हैंडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मोटर की पोजीशन को आप अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो मोटर लगी हुई होती है आपकी चेसी पे लगी हुई होती है, और चेसी और टायर के बीच में होता है सस्पेंशन, जो कि शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी कि मोटर सीधे डायरेक्ट टायर पे नहीं लगी है। जो मोटर टायर पर लगती है वो होती है हब मोटर। यहाँ पर अगर आपकी मोटर लगी है, हब मोटर होती है, और हब मोटर सीधे टायर में लग जाती है। यहाँ पर आपकी कोई मोटर नहीं होती है, यहाँ पर खाली खाली जगह होती है। तो देखिए, ये डिफरेंस है। मिड ड्राइव मोटर आपकी चेसी पे लगती है, मिड में लग सकती है, हब मोटर टायर में होती है। तो ये फर्क है। अब देखिए, इसका जो फर्क है, इसका आपकी टॉर्क, स्पीड और एक्सीलरेशन पे क्या फर्क आता है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि स्पीड का मतलब हमारे आरपीएम से होता है, ठीक है। व्हील पे जितने ज्यादा आरपीएम होंगे उतनी ज्यादा स्पीड हमको मिलेगी। टॉर्क का मतलब होता है हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी से, और एक्सीलरेशन डायरेक्ट टॉर्क से लिंक होता है। जितने व्हीकल का आपका टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा अच्छा होगा, उतना आपको अच्छा एक्सीलरेशन मिलेगा। तो अब हब मोटर के केस में क्या होता है, हब मोटर होगी एक डिजाइन पैरामीटर, हब मोटर में हमको मिलता है। से मैं बोलता हूँ मेरी हब मोटर का आरपीएम 540 है, या 600 380 है, या 670 है, तो ये नो लोड मैक्स आरपीएम है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ये फिक्स हो गया आपके लिए कि भाई 600 आरपीएम में 600 मिलना है। लोड पे 670 हो सकता है, 620 भी हो जाए, कम लोड है तो हो सकता है 640 भी हो जाए, इस तरह से। तो आपका आरपीएम फिक्स हो गया, आपकी स्पीड फिक्स हो गई, टॉर्क भी फिक्स हो गया। से 100 आरपीएम पे आपका 70 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 200 पे आपका हो सकता है वो 70 से कम हो जाए, वो हो जाए आपका 50 के आसपास। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड गिरेगी आपका टॉर्क कम होता जाएगा। लेकिन आपका हब मोटर का कहने का मतलब है परफॉर्मेंस फिक्स है, इतना टॉर्क फिक्स है तो इतना टॉर्क फिक्स है, मैक्सिमम टॉर्क ये है तो इतना ही जाएगा, मैक्सिमम आरपीएम ये है तो इतना ही जाएगा। यानी कि हब मोटर में आपका परफॉर्मेंस फिक्स है। अगर आपको परफॉर्मेंस वेरिएबल चाहिए, यानी कि आपको परफॉर्मेंस मान लीजिए आपको 670 आरपीएम मिल रहा है, अब आपको उसमें 760 का आरपीएम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हो सर ये वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए कि हम मोटर भी उतनी कंपेटेबल होना चाहिए, आपका कंट्रोलर भी होना चाहिए कि बड़े वोल्टेज पे चल पाए। या फिर आपको दूसरी हम मोटर लेनी पड़ेगी, जो कि आपको 670 से 760 का आरपीएम दे। यानी कि आपको अपना प्रोडक्ट एक तरह से चेंज करना पड़ेगा। या फिर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो बैटरी चेंज करना पड़ेगी आरपीएम या स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये तो लिमिटेशन हो गई हम मोटर के साथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड और टॉर्क। एक्सीलरेशन भी वही लिमिटेड है, जो डिजाइन टॉर्क है वही आपको मिलना है, टॉर्क मैनिपुलेट आप कर नहीं सकते। बढ़ाना है तो फिर मोटर चेंज करनी पड़ेगी। तो एक्सीलरेशन जो डिजाइन एक्सीलरेशन है वही आपको मिलना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलनी है हम मोटर में
यानी कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इसी पॉइंट में एक और बात निकालें, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो हम मोटर में ऑलमोस्ट मैं जीरो मानता हूं, क्योंकि आप अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मिड ड्राइव मोटर में ऐसा नहीं होता है। मिड ड्राइव मोटर में यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और वो कैसे मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बड़ा सीधा सा है, ये मेरी मोटर हो गई है, ठीक है, ये मेरा व्हील हो गया है। अब इस व्हील से मोटर से मेरे को व्हील में ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे मेरे को ट्रांसमिशन लगेगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी पुली लगाऊंगा, व्हील में एक पुली लगाऊंगा जैसे मेरे को चाहिए, और इसको फिर मैं कनेक्ट करूंगा बेल्ट या फिर स्प्रॉकेट से। अब यहाँ पे क्या हो गया है, मैं अब इस एक्स आरपीएम को वाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर छोटी पुली है और यहाँ पर बड़ी पुली है, तो मैं आरपीएम को, यहाँ पर जो आरपीएम है उसको यहाँ पर कम कर रहा हूँ, लेकिन प्रोपोर्शनेटली मैं टॉर्क बढ़ा रहा हूँ। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मेरी मोटर पे 3000 आरपीएम जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1:5 की पुली लगा दी है, और यहाँ पर जो टॉर्क है वो 4 न्यूटन मीटर का है, तो 1:5 की पुली लगने की वजह से ये हो जाएगा आपका 600 आरपीएम। लेकिन अब ये जो टॉर्क है ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो जाएगा। ये रेटेड टॉर्क पे बात चल रही है 1 किलोवाट मोटर के हिसाब से। इसी तरह से अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1:5 की पुली लगाई है, तो ये परफॉर्मेंस मिल रहा है 600 आरपीएम। अब मेरे को 600 आरपीएम नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर 700 आरपीएम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली पुली को छोटा करूँगा, ये रेशियो को कम कर दूंगा, 1:4 कर दूंगा, और ज़्यादा आरपीएम मिल जाएंगे। और ज़्यादा आरपीएम चाहिए तो मैं इसको 1:3 कर दूंगा, तो और ज़्यादा आरपीएम मिल जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंगली टॉर्क कम हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका उल्टा, मेरे को टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए और एक्सेलरेशन चूंकि प्रोपोर्शनेट है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1:6 का कर दूंगा 1:5 की जगह, तो यहाँ आरपीएम हो जाएंगे 500, लेकिन टॉर्क हो जाएगा 25 न्यूटन का। अब मेरे को और ज़्यादा टॉर्क चाहिए और ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं 1:7 कर दूंगा, तो यहाँ पर अगेन आसपास 400 का आसपास का आरपीएम आ गया, लेकिन यहाँ पर 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ गया। तो इस तरह से मैं टॉर्क और आरपीएम को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और क्योंकि टॉर्क एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनेट होता है, तो जितना टॉर्क मैं बढ़ाऊंगा उतना सडन एक्सेलरेशन, उतना फास्ट एक्सेलरेशन मेरे को अपनी गाड़ी में मिलेगा। तो मिड ड्राइव मोटर में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप यहाँ पर पुली का साइज वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, या चेन स्प्रॉकेट का साइज वेरी कर सकते हैं, और जो भी आप वेरी करके लगाएंगे उसके हिसाब से आपको व्हील का या तो आरपीएम बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर स्पीड कम करके आप टॉर्क और एक्सेलरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, ये आपको मिड ड्राइव में मिलती है, और काफ़ी ब्रॉड रेंज में मिलती है, काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के परफॉर्मेंस को मीट कर पाए। एक और चीज़ क्या होती है, मान लीजिए आपने एक लगाया, आपको जमा नहीं आ रही, स्पीड तो आ रही है, टॉर्क नहीं आ रहा है, चेंज कर लो, आप उसमें फिर से दूसरी पुली लगा दो, बेल्ट चेंज कर दो, आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपको स्पीड ज़्यादा मिलने लगेगी, टॉर्क कम हो जाएगा। टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, हिली एरिया है, स्पीड की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, तो बड़ी पुली लगा दो पीछे, तो अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड कम हो जाएगी, टॉर्क बढ़ जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ मिड ड्राइव में मिलती है, उतनी हम मोटर में नहीं मिलती है। तो ये तो होगी बात स्पीड, टॉर्क, एक्सेलरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी की। अब अगले वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने डायग्राम को अभी तक यहाँ पे रखा हुआ है, जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा सबसे फेवरेट, ड्राइव कंफर्ट और हैंडलिंग। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसका लिंक भी होता है कि क्यों हाई पावर यानी कि 2 या 3 किलोवाट से ऊपर की मोटर का, हब मोटर का यूज़ हम लोग टू व्हीलर में नहीं करते। अगेन मैं फिर से वहीं पर आता हूँ। देखिए, आपको डिज़ाइन में एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हब मोटर का जो वेट होता है, एक नॉर्मल 1 किलोवाट की मोटर का वेट 5 से 6 केजी के आसपास रहता है। 2 किलोवाट बोल दिया तो हो सकता है 10 से 14 केजी के आसपास आ जाए, इस तरह से रहता है। और आपको ये भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप हब मोटर व्हील में लगाते हैं, तो अभी जैसे आपके मान लीजिए आपका एक स्कूटर है, उसका व्हील का रिम का वेट हो सकता है 1 या 1.5 किलो के आसपास ही हो, 1.5 किलो मान सकता हूँ, टायर वायर अलग है। लेकिन अगर उस 1.5 किलो के रिम को निकालकर आप 1.5 केजी के रिम को निकालकर उसके साथ 6 किलो की हम मोटर लगा देते हैं, या तो क्या होगा, और वो 6 किलो भी नहीं होगा, टायर वायर लगा के वो 7 किलो के आसपास हो ही जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपकी गाड़ी का पीछे के व्हील का वेट बढ़ा दिया, यानी कि इस वाले व्हील को पहले से हैवी कर दिया है। अब उससे क्या होता है, आप बोलोगे यार 4-5 किलो व्हील बढ़ाया, वेट बढ़ाया, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत इंपैक्ट आएगा सर, वो मैं बताता हूँ। देखिए, आप गाड़ी के डिजाइन को समझिए, ये आपका व्हील है, ठीक है, यहाँ पर आपके शॉक एब्जॉर्बर रखे हैं। जब आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में जाती है, तो क्या होता है, ये व्हील दबता है, ठीक है,
ये व्हील ऐसे दबेगा और उसके बाद शॉक एब्जर्वर आपकी जो शॉक है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर स्टेबल हो जाएगा और आपको एक हल्का सा झटका लगेगा। लेकिन ये जो झटका ये लिंक होता है व्हील के वेट से 2 kg में आपको ये झटका लग रहा है। लेकिन आप जब 7 किलो का वेट डालेंगे, यानी कि व्हील का वेट आपने कम से कम 4 गुना के आसपास बढ़ा दिया, तब जब वही गड्ढा है, गड्ढा वही है, लेकिन व्हील का वेट बढ़ गया है, तो जैसे ही वो व्हील गड्ढे में जाएगा तो आपके पास जो झटका है वो ज्यादा जोर से लगेगा और वो इस 4 गुना से ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें डायनेमिक लोड आ गया, डायनेमिक फोर्स आ गया, डायनेमिक रिएक्शन आ गई है। तो यहाँ अब चूंकि वेट बढ़ गया तो जो झटका है, जो रिएक्शन है, एक्शन के अपोजिट जो रिएक्शन होगी आपके गड्ढे की वजह से, वो उस प्रोपोर्शनेट में ज्यादा होगी। यहाँ पर ये जो झटका है ये आपका कम से कम 4 से 6 गुना बढ़ जाएगा, मे भी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, तो 4 से 6 गुने का फर्क आएगा। और उस समय अगर आपका जो शॉकअप है उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उतने ज्यादा रिएक्शन को आपको यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा। यानी कि जो झटका है, जो वाइब्रेशन है गाड़ी में जो ट्रांसमिट होगा वो प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा होगा। इसीलिए जब भी आप हब मोटर की गाड़ी किसी गड्ढे में रफ सरफेस में चलाते हैं तो आपको ये लगेगा कि यार झटके ज्यादा लग रहे हैं, गाड़ी चलाने में मजा नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टेबल नहीं हो रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि पहिया इतना भारी हो गया है और वो जो झटके लग रहे हैं आपको रफ रोड पर, वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो रहे हैं। और इस इफेक्ट को अनमास स्प्रंग इफेक्ट बोलते हैं, अनमास स्प्रंग इफेक्ट। क्योंकि ये जितनी भी चीजें लगी है, हम मोटर जो लगी है, ये आपकी स्प्रिंग बॉडी जो है, आपका जो शॉकअप है उसके नीचे लगी हुई है, डायरेक्ट रोड के कांटेक्ट में। इसीलिए जब भी आपको हम मोटर में झटका लगता है, प्रोपोर्शनेटली वो जो बॉडी में ट्रांसमिट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसीलिए हम मोटर में ज्यादा हेवी मोटर आप नहीं लगा सकते, 2 व्हीलर में ज्यादा हेवी हम मोटर आप नहीं लगा सकते। मान लो यहाँ पर अब आपने 5-7 किलो या 20 किलो की मोटर लगा दी तो क्या होगा, मतलब कितना गुना झटका बढ़ जाएगा, कितना गुना व्हीकल पे इफेक्ट आएगा। प्लेन रोड पे तो ठीक है आप संभाल लोगे, लेकिन रफ रोड पे उसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। शॉकअप का डिजाइन भी चेंज होगा, शॉकअप हल्का हुआ तो जल्दी खराब हो जाएगा या हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। तो शॉकअप का डिजाइन चेंज हुआ, हैंडलिंग पूरी बिगड़ गई। इसीलिए एक लिमिटेड पावर की ही हम मोटर को 2 व्हीलर में यूज किया जाता है, वो भी आपकी 2 किलोवाट तक की। 3 किलोवाट 4 किलोवाट भी बहुत दिक्कत दे सकती है। तो इसीलिए हम मोटर का यूज जो है राइड हैंडलिंग और ड्राइव कंफर्ट की वजह से काफी लिमिटेड हो जाता है, स्पेशली हाई पावर की जब आपको रिक्वायरमेंट हो। स्पेशली ओला अथर के केस में जहाँ पर हाई पावर की मोटर लगी है वहाँ पे मिड ड्राइव ही यूज हुई है, हम मोटर यूज नहीं हुई। जबकि चाहते तो कर सकते लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसका रीजन ये है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली अनस्प्रंग मास की, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली अनस्प्रंग मास की, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली कि क्यों हैवी मोटर का यूज नहीं करते हैं। अब ये भी समझते हैं कि क्यों मिड ड्राइव में इफेक्ट नहीं आता है। मिड ड्राइव में इफेक्ट क्यों इसलिए नहीं आता है क्योंकि मिड ड्राइव में जो मोटर लगी है ये आपकी बॉडी के अंदर लगी है, ये आपके शॉकअप के ऊपर लगी है। यानी कि इफेक्ट आएगा तो पहले टायर पे इफेक्ट आएगा, टायर का वेट उतना ही है, टायर से फिर शॉकअप पे आएगा, फिर मोटर पे आएगा। यानी कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा मिड ड्राइव की वजह से हैवी होने के बाद भी, क्योंकि पहले शॉकअप है फिर टायर है, टायर हल्का है उसके बाद शॉकअप है उसके बाद बॉडी है। तो शॉकअप के ऊपर की लगने की वजह से, शॉकअप के ऊपर रहने की वजह से मिड ड्राइव मोटर में आपको आपकी ड्राइव हैंडलिंग, ड्राइव कंफर्ट में फर्क नहीं आता है। क्योंकि एक इसी के साथ है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी लगी है, यानी कि आप अपने हिसाब से सेंटर में लगा सकते हैं। तो गाड़ी मोड़ते समय भी आपको दिक्कत नहीं आती, गाड़ी थोड़ी इधर उधर भी हो जाए, अनबैलेंस भी हो जाए तो वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए ओवरऑल मिड ड्राइव के केस में आपको ड्राइव कंफर्ट, ड्राइव हैंडलिंग काफी अच्छी मिलती है कंपेयर टू हब मोटर। अब इसी से रिलेटेड एक और मेंटेनेंस की भी बात कर लेते हैं, मेंटेनेंस और सर्विस की भी बात कर लेते हैं। अब चूंकि देखिए फिर से वही पॉइंट आ गया, चूंकि हम मोटर सीधे आपके शॉकअप के नीचे लगी है, सीधे झटकों पे सस्पेंड होती है। एक और चीज पे बात कर रहे हैं जो कि इससे लिंक है हमारा, वो है फिटमेंट और इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को पता भी है, क्योंकि हब मोटर सीधे सीधे स्विंग आर्म लगा के आपके रियर व्हील में लग जाती है। हब मोटर को लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत चैलेंजिंग होता नहीं है। लेकिन यस, मिड ड्राइव को लगाना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अब क्या होता है, एक तो आपको आपकी गाड़ी में बैटरी भी लगानी है, बैटरी का स्पेस भी रखना है, आपको आपकी मोटर का स्पेस भी रखना है। तो चैलेंज क्या हो गया, स्पेस मेंटेन करना, बैटरी भी होनी चाहिए, मोटर भी होनी चाहिए। जबकि क्या होता है, अब मोटर व्हील में चलेगी, स्पेस बच गया, तो फिटमेंट में आपको दिक्कत नहीं आती, आपको स्पेसिंग मिल जाता है, बैटरी के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाता है। फिटमेंट प्लस पावर का कंस्टेंट हाँ मोटर में नहीं होता है, जो कि लगाना इजी है, अलाइनमेंट का इतना टेंशन नहीं होता है। जबकि मिड ड्राइव में क्या हो गया, आपकी मोटर भी लग गई, आपकी बैटरी भी लगी, तो स्पेस कंस्टेंट आ गया। प्लस सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक तो मिड ड्राइव के लिए माउंटिंग बनती है, मिड ड्राइव लगती है, दूसरा
मिड ड्राइव के साथ ट्रांसमिशन डिज़ाइन करना भी मुश्किल होता है। आपको बहुत प्रॉपर वे में उसकी ट्रांसमिशन की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, ट्रांसमिशन की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि क्या रेशियो होना चाहिए, आपको ये स्पीड मिलेगी तब आपको ये टॉर्क मिलेगा। फिर मिड ड्राइव आपने लगा दी, फिर मोटर का अलाइनमेंट, फिर मोटर के अलाइनमेंट के बाद व्हील व्हील पे भी आपको पुली लगानी है, ट्रांसमिशन लगाना है, मतलब पुली या स्प्रोकेट लगाना है। फिर उनका अलाइनमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि मोटर की पुली और आपकी व्हील की पुली का अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपकी बेल्ट या जो चेन है वो जल्दी वेयर आउट हो जाएगी। इसलिए इन दोनों की जो लाइन ऑफ अलाइनमेंट है वो परफेक्ट मैच करना पड़ता है। वो वन टाइम का एक चैलेंज होता है और मुश्किल भी होता है, तो इसको मीट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए फिटमेंट के केस में, इंस्टॉलेशन के केस में मिड ड्राइव थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, इंक्लूडिंग स्पेस कंस्टेंट, क्योंकि मिड ड्राइव में आपको स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपका बैटरी पैक का साइज थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो ये चैलेंजेस है मिड ड्राइव के साथ। ये चैलेंजेस आपके हब मोटर के साथ नहीं है, यह एक बेनिफिट आपको हब मोटर में मिल जाता है। इजी वे में अगर कम पावर की मोटर लगानी है तो यहाँ पर आपको हब मोटर का बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी अगली पॉइंट की, जो होती है ड्यूरेबिलिटी और कंपोनेंट या फिर प्रोडक्ट लाइफ, यानी कि हमारा कंपोनेंट कितना चलेगा। देखिए क्वालिटी को छोड़ दें, अगर दोनों एक जैसी क्वालिटी के, मान लीजिए मेरी मिड ड्राइव हब मोटर एक जैसी क्वालिटी है, लेकिन जो फिटमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको समझ में आएगा कि जितने भी शॉकअप्स हैं, मतलब जितने भी गड्ढे हैं, जितने भी रफ रोड है, और जितने भी शॉक लगने वाले हब मोटर को ज़्यादा लगेंगे, जबकि मिड ड्राइव को कम लगेंगे। अगर गड्ढा भी है, पानी भरा हुआ है, तो हब मोटर अंदर चली जाएगी पानी में, मिड ड्राइव मोटर नहीं जाएगी। यानी कि ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यहाँ पर मिड ड्राइव मोटर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी फिटमेंट आपके शॉकअप के ऊपर है, उस पर आपको कम शॉकअप लगेंगे, उसके पानी में जाने के चांसेस सबसे कम होंगे। जबकि हम मोटर के साथ उल्टा हो जाता है। तो जो रोड कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर ड्यूरेबिलिटी देखी जाए तो वो हम मोटर में काफ़ी कम हो जाती है, मिड ड्राइव में ज़्यादा हो जाती है, जबकि दोनों की क्वालिटी एक जैसी हो तो भी। तो कंफर्ट मतलब ड्यूरेबिलिटी और कंपोनेंट लाइफ के मामले में मिड ड्राइव ज़्यादा बेटर है। अगली बात करें सर्विस की और मेंटेनेंस की, तो यस, क्योंकि जैसा बताया ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है मिड ड्राइव की, तो सर्विस और मेंटेनेंस होता है वो मिड ड्राइव में ऑब्वियसली कम ही निकलेगा, हम मोटर में ज़्यादा निकलेगा। इसके अलावा हम मोटर को रेयर से व्हील से खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने ये चैलेंज फेस किया होगा कि अगर हम मोटर में टायर पंचर हो जाए और कभी गलती से रिम खोलना पड़ जाए तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जबकि मिड ड्राइव में प्रॉब्लम नहीं है, मिड ड्राइव में आपका व्हील सीधा सीधा, चूंकि इंडिपेंडेंट है, यहाँ से आपकी बेल्ट निकली, इंडिपेंडेंट व्हील है, आपका निकल जाता है, आप कैसे भी उसमें कैसे भी रिपेयरिंग करवाएं, पंचर बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम मोटर में रियली इट्स अ चैलेंजिंग, क्योंकि मैं हम मोटर की टू व्हीलर को भी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो कि सबका कंसर्न होता है, कॉस्ट। देखिए ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है कि जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा पूरी पिक्चर को। खाली मैं ये नहीं बोल दूंगा कि भाई हम मोटर का रेट इतना है, मिड ड्राइव का इतना है, तो ये सस्ती हो गई, ये नहीं। देखिए हम मोटर का रेट ज़्यादा होता है मिड ड्राइव से। 1 किलोवाट की अगर हम मोटर का रेट देखें, मिड ड्राइव मोटर का रेट देखें, तो चूंकि बहुत वेरिएशन है प्राइस में इंडिया में, तो मैं आपको डिफरेंस 20 से 25 से 30-40% तक का डिफरेंस आ जाता है। मिड ड्राइव सस्ती रहती है, हम मोटर महंगी रहती है, सेव पावर पे। इनफैक्ट मिड ड्राइव का पावर बेटर ही होता है हम मोटर से। लेकिन मिड ड्राइव के लगाने में भी एक खर्चा है, उसके साथ ट्रांसमिशन लगाने में भी एक खर्चा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ी बहुत मिड ड्राइव महंगी हो सकती है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट में ये हो सकता है क्योंकि आपको भाई ट्रांसमिशन भी पूरा नया लेना पड़ रहा है, अपने हिसाब से बनवाना पड़ रहा है, या फिर लेना पड़ रहा है, एक ही कंपोनेंट लेना पड़ रहा है। तो जहाँ हम मोटर में आपका 12,000 में काम हो रहा है, तो हो सकता है मिड ड्राइव में सारी चीज़ें इकट्ठे करते करते आपको 14,000 या 15,000 का खर्चा आ जाए, यानी कि 20 से 25% एक्स्ट्रा हो जाए। लेकिन ये वन टाइम है, चैलेंजेस भी हैं, यस, जैसा मैंने आपको बताया। तो वन टाइम के लिए यस हम मोटर सस्ती पड़ेगी, मिड ड्राइव महंगी पड़ेगी, लेकिन जब आप वॉल्यूम में देखेंगे, तो वॉल्यूम में अगर आप इफेक्टिव कॉस्ट को देखेंगे, तो चूंकि वॉल्यूम में आप बात करते हैं भाई सारे कंपोनेंट इकट्ठे खरीदने वाले हैं, सभी उसी हिसाब से बनने वाले हैं, तो वॉल्यूम में आपका मिड ड्राइव अपने आप सस्ता हो जाएगा। या तो फिर हम मोटर की इक्विवेलेंट आ जाएगी कॉस्ट उसकी, या तो वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन उसी कॉस्ट में आपको मिड ड्राइव ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके देगा। प्लस आपके जितने भी ये चैलेंजेस है, आपकी ड्यूरेबिलिटी हो गई, आपकी सर्विस हो गई, आपकी मेंटेनेंस हो गई, आपकी ब्रांडिंग हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपकी ब्रांडिंग भी अफेक्ट होगी, आपका नाम खराब होगा, बार बार मेंटेनेंस की वजह से कंपोनेंट खराब होगा। तो लेकिन मिड ड्राइव में चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर होलिस्टिक पिक्चर को देखेंगे आप, तो आपको ओवरऑल लॉन्ग रन में आपको मिड ड्राइव ही सस्ता पड़ने वाला है। आपको मिड ड्राइव में कम से कम कॉस्ट आने वाली है। इनफैक्ट जो मतलब हिडन कॉस्ट है वो मिड ड्राइव में कम हो जाएगी, लाइक मेंटेनेंस, सर्विस, ड्यूरेबिलिटी,
कंपोनेंट बार बार खराब हो रहा है, ये मिड ड्राइव में कम हो जाएगा। और वॉल्यूम में जाएंगे तो कंपोनेंट भी आपको सस्ते पड़ेंगे। तो वन टाइम के लिए यस, हम मोटर ही चीप, हम मोटर सस्ती पड़ेगी, लेकिन वॉल्यूम पे देखेंगे, एक बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो मिड ड्राइव सस्ती पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर के कंपेरिजन की। हमेशा की तरह आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी इस यूट्यूब कम्युनिटी में बने रहिए। कुछ भी आप नया कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज हो, यूनिक हो, जो आप लोगों को लगे कि आपको शेयर करनी चाहिए या आपको लगे कि आपका वीडियो हमारे चैनल पे आना चाहिए, तो प्लीज हमें बताएं। हम भी बहुत एक्साइटेड रहेंगे नई चीज को जानने के लिए। हम भी चाहते हैं नई चीजें सीखें, आप लोगों से सीखें और कुछ नया नया जाने जो आप लोग कर रहे हैं। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। जितना कम से कम हो सके कार्बन फुटप्रिंट अपना कम से कम रखें। क्योंकि देखिए सर, ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि जो हम लोगों ने अर्थ से लिया है वो हमको पे बैक करना ही है। तो हमको अभी से अलर्ट होना है, हमको अभी से केयर करनी है हमारे एनवायरनमेंट की, हमको अभी से अपने जो लाइफस्टाइल को चेंज करना है। एक सिंपल लाइफस्टाइल में अगर हम लोग रहते हैं, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, हमारी मदर अर्थ ने जो हमको दिए हैं, तो उसका बेनिफिट हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, हम लोग अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।